चलिए बढ़ते हैं अब आगे। लास्ट लेक्चर में आपने थ्योरी पढ़ ली थी, प्रॉपर्टीज पढ़ ली, पाइथन इतनी पॉपुलर क्यों है ये सब पढ़ लिया। आज है आपका प्रैक्टिकल लेक्चर, पाइथन का इंस्टॉलेशन, पाइथन के वर्जन से रिलेटेड कुछ जरूरी बातें और आपका पहला पाइथन प्रोग्राम का लिखना, कंपाइल करना, रन करना। ठीक है। सबसे पहले आज के लेक्चर के एजेंडास, आज किन किन पॉइंट्स पे डिस्कशन हमारा होगा। आज सबसे पहले हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे पाइथन की वर्जन हिस्ट्री के बारे में। पाइथन एग्जैक्टली किस डेट को लॉन्च हुई, पाइथन के कितने वर्जन्स मार्केट में आए, इस वक्त कौन सा वर्जन चल रहा है, पाइथन को कैसे डाउनलोड और अपने सिस्टम पे कैसे आप करेंगे इंस्टॉल। ये कर लेने के बाद फिर पाइथन इंस्टॉल करने के बाद उसे यूज कैसे करते हैं और कैसे पाइथन पे आप अपना पहला कोड बनाकर उसे कर पाएंगे एग्जीक्यूट। तो ये सब टॉपिक्स हैं जो आज हमें कवर करने हैं। वर्जन हिस्ट्री, पाइथन 2 वर्सेस पाइथन 3, ऐसा आपने कभी किसी लैंग्वेज में नहीं सुना होगा। आप जावा पढ़ने जाते हैं तो जावा का लेटेस्ट वर्जन सीखते हैं, आप सी पढ़ते हैं तो सी का लेटेस्ट वर्जन सीखते हैं, बट पाइथन में थोड़ा सा ट्विस्ट है जो आपको अभी दिखेगा। उसके अलावा पाइथन के डिफरेंट इंप्लीमेंटेशंस, ये भी आपके लिए बहुत नई सी बात है अगर आप सिर्फ सी के बैकग्राउंड से हैं तो, और पाइथन को इंस्टॉल करना और टेस्ट करना। ये है पाइथन की वर्जन हिस्ट्री की डिटेल्स। पाइथन का जो फर्स्ट वर्जन लॉन्च हुआ था, पाइथन की जो बर्थडे है वो है 20 फरवरी 1991। आपने अगर कल का लेक्चर अटेंड करा हो तो मिस्टर गीडो वॉन रॉसम ने पाइथन बनाना शुरू करा था 1989 में। पाइथन बनकर तैयार हुई थी 1991 में और उसका पहला वर्जन 0.9.0 के नाम से लॉन्च हुआ था। एग्जैक्ट बर्थ डेट पाइथन की है February 20, 1991। उसके बाद नए नए वर्जन पाइथन के बनते गए। ये उन नए वर्जन की डिटेल्स है, बहुत ध्यान से देखिए और बताइए कुछ अनयूजुअल, कुछ अजीब सा इस हिस्ट्री में दिख रहा है, दिख रहा होगा। अनयूजुअल बात यह है कि पाइथन 3.0 के बाद लॉन्च हुई है पाइथन 2.7। पाइथन 3.0 लॉन्च हुई थी दिसंबर 2008 में, पाइथन 2.7 लॉन्च हुई जुलाई 2010 में। तो ऑब्वियस ही बात है, बीइंग अ बिगनर आपके दिमाग में क्वेरी आएगी, आनी भी चाहिए कि सर 3.0 के बाद 2.7 दोबारा से लॉन्च क्यों हुई। इसका रीजन ये है, जब पाइथन 2 आई थी, कब आई थी? अक्टूबर 2000 में। तब से लेकर दिसंबर 2008 तक जब पाइथन 3 आई, पाइथन 2 पे खूब सारे प्रोजेक्ट्स मार्केट के अंदर बन चुके थे। और आपको जानकर थोड़ा सा अजीब लगेगा, पाइथन 3.0 पाइथन 2.0 के साथ बैकवर्ड कंपैटिबल नहीं है। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर पाइथन 2.0 में हमने कोई प्रोग्राम लिखा है और उसे हम पाइथन 3.0 पे चलाएंगे तो नहीं चलेगा। पाइथन 2.0 के कई सिंटेक्सेस पाइथन 3.0 ने बिल्कुल चेंज कर दिए। इसका एक फायदा भी है, वो ये है कि आपके जैसे बिगनर्स को पाइथन 3 पढ़ने से पहले पाइथन 2 सीखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पाइथन 3 ने एक नई लैंग्वेज के तौर पे पाइथन 2.0 को रीडिजाइन करके लॉन्च करा। नुकसान सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को यह है कि अगर उनका कोई प्रोजेक्ट पाइथन 2.0 पे चल रहा है और वो उस प्रोजेक्ट को पाइथन 3 पे लेकर जाएंगे तो वो प्रोजेक्ट नहीं चलेगा, क्योंकि 3.0 2.0 से बैकवर्ड कंपैटिबल नहीं है। तो कई कंपनीज जो पाइथन पे काम कर रही थी 2008 के आसपास, उन्होंने पीएसएफ से रिक्वेस्ट करी। पीएसएफ, पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, वो ऑर्गेनाइजेशन जो पाइथन के वर्जन्स बनाने की जिम्मेदार है। उन्होंने पीएसएफ से रिक्वेस्ट करी कि आप पाइथन 2 को डिसकंटिन्यू मत कीजिए, पाइथन 2 का सपोर्ट बंद मत कीजिए, क्योंकि हमारे कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स अभी भी पाइथन 2 पे, और अगर हम उन्हें पाइथन 3 पे लेकर जाएंगे तो हमें उन कोड्स को रीडिजाइन, रीलॉन्च करना पड़ेगा। तो इन लोगों की बात का ख्याल रखते हुए पीएसएफ ने पाइथन 2 और पाइथन 3 दोनों का सपोर्ट पैरेलली कंटिन्यू करा, लेकिन एक कंडीशन के साथ। कंडीशन नंबर 1, पाइथन 2 का 2.7 के बाद कोई नया वर्जन लॉन्च नहीं होगा। पाइथन 2.8 कब भी नहीं आएगा। और 31 दिसंबर 2019 वो आखिरी दिन होगा जब पाइथन 2.7 का सपोर्ट रहेगा। 1 जनवरी 2020 से पाइथन 2.7 का सपोर्ट खत्म हो जाएगा। मार्केट में सिर्फ पीएसएफ की तरफ से अवेलेबल रहेगी पाइथन 3.0। सपोर्ट खत्म हो जाएगा का मतलब ये नहीं है कि पाइथन 2.0 दुनिया से हट जाएगी। सपोर्ट खत्म हो जाएगा का मतलब पीएसएफ की तरफ से पाइथन 2.7 का सपोर्ट बंद हो जाएगा। इसका एक कॉमन सा एग्जांपल आपको देता हूं। विंडोज का करंट ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 10, विंडोज एक्सपी मार्केट में है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने उसका सपोर्ट बंद कर दिया है। माइक्रोसॉफ्ट अब विंडोज एक्सपी पे ट्रबल शूटिंग्स नहीं करेगी। यानी अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट से विंडोज एक्सपी परचेस करा है
और कुछ इश्यूज आते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट का मानना है वो एक्सपी पे अब सपोर्ट बंद कर रही है। ऐसे पीएसएफ 1 जनवरी 2020 को पाइथन 2 का सपोर्ट बंद कर देगी और फिर हर कंपनी को अपने सारे प्रोजेक्ट्स कन्वर्ट करने पड़ेंगे, इंपोर्ट करने पड़ेंगे टुवर्ड्स द न्यू वर्जन ऑफ पाइथन विच इज कॉल्ड पाइथन 3.0। पाइथन 3 का जब मैंने ये बैच स्टार्ट करा था, पाइथन में कितना फास्ट डेवलपमेंट होता है इसका एग्जांपल दे रहा हूं। जब ये बैच मैंने स्टार्ट करा था, पाइथन का कोर्स यहाँ पे स्टार्ट करा था 22 जून को, तो पाइथन का लेटेस्ट वर्जन 3.6.5 था। 27 जून को पाइथन का एक और लेटेस्ट वर्जन लॉन्च हो गया और वो लेटेस्ट वर्जन बन गया पाइथन 3.7। इस स्लाइड में आपको दिख रहा होगा लेटेस्ट वर्जन इज 3.6.5। इसके अंदर एक नई चीज मैं ऐड कर देता हूं कि पाइथन का आज की तारीख में लेटेस्ट वर्जन इस वक्त आपको मिलेगा, लेटेस्ट वर्जन इज 3.7। ये लॉन्च हुआ था मार्च 28 इसी साल और ये लॉन्च हुआ है जून 27 2018। तो अगर कोई आपसे हिस्टोरिकली पूछे पाइथन का लेटेस्ट वर्जन क्या है, इट्स 3.7। हालांकि 3.7 में कुछ बहुत बड़े बड़े चेंजेस नहीं आए, तो हम अभी भी इस कोर्स के अंदर फॉलो करेंगे 3.6.5। बाकी चॉइस आपकी है, आप 3.7 भी अगर डाउनलोड करेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सो एज ऑफ नाउ द करंट लेटेस्ट इज नॉट 3.6.5, एज ऑफ नाउ द करंट लेटेस्ट वर्जन इज 3.7, जो अभी कुछ दिन पहले लॉन्च हुआ है। एग्जैक्ट लॉन्चिंग डेट है जून 27 2018। ठीक है, ये है वो जरूरी पॉइंट जो मैंने आपको बोले कि एक बिगिनर के दिमाग में क्वेरी थी कि हम पाइथन पढ़ते वक्त 2.7 और 3 दोनों क्यों पढ़ रहे हैं। उसका रीजन ये है, पाइथन पढ़ते वक्त 2.7 और 3 दोनों मार्केट में इसलिए हैं क्योंकि पाइथन 2 पाइथन 3 के साथ कंपैटिबल नहीं है। पाइथन 2 के कोड्स पाइथन 3 के ऊपर नहीं चल सकते हैं। तो थोड़ा बहुत कंपनीज का ध्यान रखकर, डेवलपर्स का ध्यान रखकर पीएसएफ ने पाइथन 2 का सपोर्ट अभी भी दिया हुआ है, लेकिन 1 जनवरी 2020 को यह सपोर्ट बंद हो जाएगा। तब हर कंपनी को अपना प्रोजेक्ट माइग्रेट करना पड़ेगा टुवर्ड्स पाइथन 3। तो आज अगर मैं पाइथन 2 यूज करना चाहूं तो कर सकता हूं, लेकिन आज से 1.5 साल के बाद, ऑलमोस्ट 1.5 साल के बाद ये सपोर्ट खत्म हो जाएगा। अब एज अ बिगिनर क्या क्या डिफरेंसेस हैं पाइथन 2 और पाइथन 3 के बीच में, आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि डेफिनेटली आप नेट पे कुछ ट्यूटोरियल्स भी रेफर करेंगे, कुछ बुक्स भी रेफर करेंगे, और कई ट्यूटोरियल, कई बुक्स अभी भी पाइथन 2 को सपोर्ट कर रही हैं। इसमें सबसे बड़ा नाम मैं ले रहा हूं गूगल का पाइथन ट्यूटोरियल फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है, यूट्यूब पे उसके वीडियोस डले हुए हैं। लेकिन गूगल जैसी कंपनी का भी ट्यूटोरियल पाइथन 2 पे है। तो अगर आप उस ट्यूटोरियल को फॉलो करते हैं तो अनफॉर्चुनेटली जो भी चीजें आप पढ़ेंगे वो वर्जन 3 के ऊपर नहीं चलेंगी। तो आपके जैसा बिगनर कैसे पहचानेगा कोड देख करके ये 2 का कोड है कि 3 का कोड है? कुछ की डिफरेंसेस आपके सामने रख रहा हूं। सबसे पहला, सी लैंग्वेज में स्क्रीन पे कुछ प्रिंट करते हैं तो आप प्रिंट यूज करते हैं, करेक्ट? प्रिंट एफ सी में क्या है? फंक्शन। पाइथन में जब आप स्क्रीन पे कुछ प्रिंट करते हैं तो आप प्रिंट यूज करते हैं। पाइथन 2 में प्रिंट फंक्शन नहीं था, पाइथन 2 में प्रिंट एक स्टेटमेंट था। पाइथन 3 ने प्रिंट को कन्वर्ट कर दिया इनटू अ फंक्शन। आपके नोटिस में डिफरेंस आ ही गया होगा, पाइथन 3 में प्रिंट के साथ लगता है पैरेंथेसिस। अगर पाइथन 3 पाइथन 2 से कंपैटिबल होती तो पाइथन 3 में प्रिंट बगैर पैरेंथेसिस के भी चल जाता, बट नहीं चलेगा क्योंकि पाइथन 3 में प्रिंट हैज नाउ बीन कन्वर्टेड इनटू अ फंक्शन, जबकि पाइथन 2 में प्रिंट वाज यूज्ड एज अ स्टेटमेंट, राइट? दूसरा मेजर डिफरेंस, पाइथन 2 में डिवीजन ऑपरेटर बिल्कुल सी लैंग्वेज की तरह बिहेव करता था। अगर आपको याद हो तो सी के अंदर इंटीजर अपॉन इंटीजर गिव्स एन इंटीजर। सो 5 अपॉन 2 का रिजल्ट सी लैंग्वेज में हुआ करता था 2। पाइथन 3 ने इस चीज को चेंज करा और पाइथन 3 ने ज्यादा मैथमेटिकल अप्रोच ली और 5 अपॉन 2 का पाइथन 3 में वही आंसर आता है जो रियल वर्ल्ड में आता है, एंड दैट इज 2.5। पाइथन 3 ज्यादा मैथमेटिकल बिहेवियर आपको शो करती है। पाइथन 2 में 2.5 मिलेगा प्रोवाइडेड आप इसको कर दें 5 अपॉन 2.0 या कर दें 5.0 अपॉन 2 या कर दें 5.0 अपॉन 2.0। तो डिवीजन ऑपरेटर का बिहेवियर, प्रिंट का बिहेवियर, ऐसे कई चीजें पाइथन 3 ने पाइथन 2 की चेंज कर दी, कई चीजों को अपने हिसाब से रीडिजाइन कर दिया। आगे चलकर आप लूप्स पढ़ेंगे, पाइथन 3 में लूप में भी कई चीजों को बदल दिया गया है। इसलिए पाइथन 2 आज की तारीख में पढ़ना उतना वर्थवाइल नहीं है जितना वर्थवाइल पाइथन 3 को पढ़ना है। और जिस कंपनी ने पाइथन डिजाइन करी है, कौन? पीएसएफ, उसके स्टेटमेंट्स देखिए पाइथन के बारे में क्या है। वो पाइथन 2 के बारे में आपसे क्या कहती है? वो आपको ये बोलती है पाइथन 2 का सपोर्ट जनवरी 1 2020 को एंड हो जाएगा। इन्होंने एक साइट भी डिजाइन करी है, अगर हम इस साइट को ओपन करें
तो हमें पता लग जाएगा कि इस वक्त कितना समय बाकी है पाइथन 2 का सपोर्ट एंड होने में। पाइथन 2 आने वाले दिनों में कितने टाइम बाद रिटायर हो जाएगी, इसको देखते हैं। जस्ट हैव अ लुक एट दिस जी। आजी आजी देखें, लेट्स ओपन दिस साइट। इतना समय बाकी है। Python 2.7 will retire 1 year, 5 months, 24 days, 4 hours, 58 minutes and these many number of seconds। बस इतने समय के लिए Python 2.7 अवेलेबल है। 2.7 का कभी 2.8 नहीं आएगा और इस पर्टिकुलर टाइम के बाद 2.7 का सपोर्ट खत्म हो जाएगा। तो आप अगर किसी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई भी करेंगे तो कंपनी डेफिनेटली प्रेफर करेगी कि आप Python 3 पे ट्रेंड हो रादर देन गेटिंग ट्रेंड ऑन Python 2। तो ये कोर्स, ये सिलेबस पूरा Python 3 पे टारगेटेड है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हुई बात बेसिक लेवल के पॉइंट्स की। दूसरी बात, जैसा मैंने कहा, हमें कौन सा वर्जन पढ़ना चाहिए अब बोलने की जरूरत है नहीं। डेफिनेटली हमें सीखना चाहिए Python 3, क्योंकि पीएसएफ का ये मानना है कि Python 2 पाइथन की लेगेसी है, Python 3 पाइथन का प्रेजेंट और फ्यूचर है। लेगेसी समझते हैं? लेगेसी मतलब पुराना, ओल्ड फैशन, और Python 3 पाइथन का प्रेजेंट और फ्यूचर है। तो अगर आप पाइथन में कैरियर बनाना चाहते हैं, नो डाउट यू शुड गो विद Python 3। ये स्टेटमेंट आपको साइट पे, पीएसएफ की साइट पे मिल जाएगा, that Python 2.x is legacy while Python 3.x is the present and future of the language। So from this point onwards, whatever we will discuss will be targeted solely towards Python 3। और इसका करंट वर्जन 3.7, हम इस कोर्स में फॉलो कर रहे हैं 3.6.5, क्योंकि बहुत ज्यादा चेंज 3.6.5 और 3.7 में नहीं है, और जो नई चीजें हैं वो एंड ऑफ द कोर्स में हम कर लेंगे डिस्कस। फाइन, चलिए अब आता है पाइथन के इम्प्लीमेंटेशंस। अब ये थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट है, तो इसके बारे में डिस्कशन आपसे बहुत डिटेल में मुझे करना पड़ेगा, नहीं तो पाइथन पढ़ते पढ़ते बहुत सारे पॉइंट्स पे आप हो जाएंगे कंफ्यूज, और कोई भी पाइथन जानने वाला बंदा आपसे बात करेगा तो उसे लगेगा आपने पाइथन के बेसिक्स अच्छे से नहीं पढ़े हैं, है ना। आपने कभी नहीं सुना होगा द वर्ड इम्प्लीमेंटेशन। एक बात बताइए, आपको कुछ समझाता हूं उससे पहले कुछ पूछ रहा हूं। सी पढ़िए ना, उसके बेस पर क्या आप मुझे बता सकते हैं व्हाट इज सी, व्हाट इज टीसी एंड व्हाट इज जीसीसी? बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। सी क्या है ये बताइए। सी एक लैंग्वेज है, करेक्ट। अगर मैं कहता हूं सी एक लैंग्वेज है तो मैं ये मानता हूं सी लैंग्वेज के अपने कुछ रूल्स हैं, अपने कुछ प्रोग्राम बनाने के सिंटेक्सेस हैं, और इन रूल्स, इन सिंटेक्सेस को फॉलो करने के लिए मार्केट में कई तरह के कंपाइलर्स हैं। एक कंपाइलर उनमें से जिसका नाम है टीसी, दूसरा कंपाइलर उसमें जिसका नाम है जीसीसी। अगले सवाल का जवाब दीजिएगा ध्यान से। हाँ सर, सी अपने आप में एक लैंग्वेज है, टीसी और जीसीसी सी लैंग्वेज के कंपाइलर्स हैं। मेरा आपसे पहला क्वेश्चन, आप अपने कंप्यूटर में सी इंस्टॉल करते हैं या टीसी या जीसीसी इंस्टॉल करते हैं? जब आप एक्चुअल प्रोग्रामिंग करते हैं तो सी इंस्टॉल करते हैं। वेरी गुड। सी कहां मिलती है आपको? कौन सी वेबसाइट है जहां से सी डाउनलोड होती है? कैसी बातें कर रहे हैं? सी लैंग्वेज पढ़ते हैं आप, सी लैंग्वेज के रूल्स सीखते हैं, बट सिस्टम में जब आप इंस्टॉल करते हैं तो सी नहीं करते हैं। सिस्टम में आप इंस्टॉल करते हैं सी का कोई ना कोई कंपाइलर, वो या तो टीसी होगा या तो जीसीसी होगा। अगर आप मैक यूज कर रहे हैं तो एक्स कोड होगा जो सी का आईडी है। सी लैंग्वेज है, लैंग्वेज कभी इंस्टॉल नहीं होती है, इंस्टॉल लैंग्वेज के कंपाइलर्स होते हैं। अच्छा, दूसरे सवाल का जवाब दीजिए। टीसी और जीसीसी एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है। बहुत ही नया कंपाइलर है जीसीसी, जो टीसी के किसी भी रूल एंड रेगुलेशन को नहीं मानता। ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? गलत है। मैं ये जरूर मानूंगा जीसीसी एक डिफरेंट कंपाइलर है, बट ऐसा नहीं है कि टीसी और जीसीसी में बहुत ज्यादा चीजें डिफरेंट हैं। कुछ बेसिक डिफरेंसेस होंगे, जैसे आपको याद होगा डेटा टाइप की साइज में डिफरेंस है। यहाँ इंटीजर्स हुआ करते थे 2 बाइट के, यहाँ इंटीजर्स होते थे 4 के। यहाँ conio.h का सपोर्ट होता था, यहाँ नहीं होता था। बट याद कीजिए जो बेसिक पॉइंट्स हैं, मेन से प्रोग्राम रन होता है, ये भी कहता है, ये भी कहता है। प्रिंटफ स्कैनफ फंक्शंस यूज होते हैं आउटपुट इनपुट के लिए, दोनों कहते हैं। फॉर लूप का सिंटेक्स दोनों सेम तरीके से सपोर्ट करते हैं। यानी जो बेसिक चीजें हैं वो सी लैंग्वेज की दोनों में बिल्कुल सेम है। सेम इज द स्टोरी विद पाइथन। सुनना ध्यान से,
ये जो पाइथन पाइथन इतनी बार दुनिया में सब लोग चिल्लाते हैं, हम पाइथन पढ़ रहे हैं, बिल्कुल सही, हम पाइथन सीख रहे हैं, ये भी सही, बट एक्चुअल में आप अपने सिस्टम पे पाइथन डाउनलोड नहीं करते हैं। जैसे सी के आपको मिलते हैं कंपाइलर्स, ऐसे पाइथन के आपको मिलते हैं इंप्लीमेंटेशंस। जब मैं वर्ड बोल रहा हूं इंप्लीमेंटेशन, तो पाइथन अपने आप में एक लैंग्वेज है जिसके कुछ रूल्स हैं, कुछ गाइडलाइंस हैं। इन रूल्स और गाइडलाइंस को इंप्लीमेंट करते हुए आपको दिए गए हैं कंपाइलर और इंटरप्रेटर। ये कंपाइलर और इंटरप्रेटर का कॉमन नाम पाइथन में होता है इंप्लीमेंटेशन। और कल का लेक्चर भूलिएगा मत, सी की तरह पाइथन में सिर्फ कंपाइलर नहीं है, पाइथन में कंपाइलर भी है और पाइथन में इंटरप्रेटर भी है। अब कंपाइलर इंटरप्रेटर ना बोलकर हम बोलते हैं हम पाइथन का इंप्लीमेंटेशन डाउनलोड करेंगे। पाइथन के सबसे पॉपुलर इंप्लीमेंटेशन का नाम, ध्यान दीजिएगा, रखा गया है सी पाइथन। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, इसका नाम सी पाइथन इसलिए है क्योंकि ये डिजाइन करा गया है विद द हेल्प ऑफ सी लैंग्वेज। जैसे मैं आपसे पूछूं जावा किस में बनी है, जावा भी सी के अंदर डिजाइन की गई है। ऐसे पाइथन का एक इंप्लीमेंटेशन ऐसा है जो डेवलप करा गया है यूजिंग सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसी को अधिकतर दुनिया पाइथन पाइथन के नाम से बुलाती है, बट एक्चुअल में जो आप डाउनलोड करते हैं वो पाइथन नहीं होता। जो आप डाउनलोड करते हैं दैट इज कॉल्ड एज सी पाइथन। आज ही हम उसको डाउनलोड करेंगे, आप देखिएगा। डाउनलोड करने के बाद जो हमें मिलेगा दैट इंप्लीमेंटेशन इज कॉल्ड एज सी पाइथन। ये भी मत सोचिएगा सर सी पाइथन का मतलब मुझे सी आनी चाहिए इसको यूज करने के लिए, नहीं। ये सिर्फ एक इंप्लीमेंटेशन है जो सी में कोड करा गया है। ऐसा नहीं है कि इसको यूज करने के लिए आपको सी आनी चाहिए। ऐसे ही पाइथन का एक और इंप्लीमेंटेशन है, उस इंप्लीमेंटेशन का पाइथन में नाम आता है जाइथन। थोड़ा दिमाग दौड़ाइए, जे फॉर जावा। यानी ये इंप्लीमेंटेशन कोड करा गया है यूजिंग जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी कोई एक कंपनी है जिसने जावा को यूज करके पाइथन का बना दिया है कंपाइलर और इंटरप्रेटर। उसे कंपाइलर इंटरप्रेटर ना बुलाकर हम लोग बुलाते हैं जाइथन। ऐसे ही आप जानते होंगे एक और बहुत पॉपुलर टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है डॉटनेट। डॉटनेट की एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका नाम है सी शार्प। सी शार्प को यूज करके पाइथन का एक और इंप्लीमेंटेशन मार्केट में है जिसका नाम है आयरन पाइथन। आयरन पाइथन, जाइथन, सी पाइथन, दे ऑल आर different flavors और different implementations of the same language whose name is Python। और पाइथन का पाइथन में ही एक इंप्लीमेंटेशन और डिजाइंड है और उस इंप्लीमेंटेशन का नाम है पाईपाई। और आपको जानकर थोड़ा सा सरप्राइज होगा कि ऐसे पाइथन के 4 नहीं, रफली अगर मैं आपको बताऊं तो 26 इंप्लीमेंटेशंस मार्केट के अंदर अवेलेबल है। यानी 26 तरीके की पाइथन इंप्लीमेंटेशंस अवेलेबल हैं। आप इनमें से किसी को भी डाउनलोड करके पाइथन में प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। हम लोग जो करेंगे वो सबसे पॉपुलर इंप्लीमेंटेशन करेंगे और उसका नाम है सी पाइथन। अब आएंगे 2 सवाल दिमाग में, बिल्कुल वैलिड। इतने सारे इंप्लीमेंटेशन की जरूरत क्या है? तो कल मैंने आखिरी में आपको पाइथन की 2 खास बातें बताई थी। पाइथन एक एक्सटेंसिबल लैंग्वेज है, पाइथन एक एम्बेडेड लैंग्वेज है। आपको याद है एक्सटेंसिबल का मतलब क्या होता है? फ्रॉम पाइथन यू कैन कॉल कोड्स ऑफ अदर लैंग्वेजेस। अब कॉमन सेंस लगाइए, मैंने जावा में एक कोड लिखा है और मुझे पाइथन से कॉल करना है। एग्जैक्टली बोलूं तो वो पाइथन से तो कॉल होगा नहीं, इनमें से किसी से होगा, और आप खुद प्रिडिक्ट कर सकते हैं वो कॉल होगा विद जाइथन। यानी मैंने कोई कंपनी ज्वाइन करी जो जावा पे काम करती है, वो कंपनी कह रही है उन्हें पाइथन भी यूज करनी है, तो मैं एक्चुअल में वहां यूज करूंगा जाइथन, ताकि उसके जावा के कोड्स मैं कॉल कर पाऊंगा फ्रॉम जाइथन। अगर वो कंपनी सीसी प्लस प्लस के कोड्स बना रही है और वो चाहती है मैं उसे अपने पाइथन कोड से कॉल करूं, तो मैं यूज करूंगा सी पाइथन, या फिर मैं यूज करूंगा डॉटनेट के लिए आयरन पाइथन। हम लोग अभी बहुत कंपनी स्पेसिफिक तो है नहीं, तो हम जो फिलहाल पढ़ने के लिए यूज करेंगे दैट विल बी सी पाइथन। इन सब में बिल्कुल सेम रहेगा प्रोग्राम बनाने और चलाने का तरीका, सिर्फ इनका इंटरनल इंप्लीमेंटेशन वेरी कर जाएगा अकॉर्डिंग टू दी इंप्लीमेंटेशन। अच्छा, एक और जरूरी बात आपको बता दूं इन तीनों के और इसके बारे में। इन तीनों में अगर हम नोटिस करें, इन तीनों की बात कर रहा हूं, सबसे फास्ट सी पाइथन है क्योंकि वो कोड करा गया है यूजिंग सी लैंग्वेज। जिन्हें हल्का फुल्का भी जावा का आइडिया हो, आपको मालूम होगा जावा की स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन सी के स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन से कम है। सो जाइथन रन्स एट अ स्लोअर पेस कंपेयर टू सी पाइथन। तो अगर कोई बोलेगा इनमें और कोई फर्क नहीं है क्या कि ये सी में है और ये जावा में है, आप बोलेंगे एक फर्क और है। द स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ अ कोड रिटन इन सी पाइथन is more as compared to the same code written in Python, क्योंकि ये जावा को यूज करता है, जावा का स्पीड सी के स्पीड के कंपैरिजन में स्लो है।
और ये जो पाई पाई है, सुनना बहुत अच्छे से, ये जो पाई पाई है ये इन तीनों में सबसे फास्ट है। यानी अगर कंपनी कभी पूछे इंटरव्यू में व्हाट इज द फास्टेस्ट रनिंग पाइथन इंप्लीमेंटेशन, फास्टेस्ट आपका जवाब होगा पाई पाई। कारण मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, इन तीनों के पास एक इंटरप्रेटर है और एक कंपाइलर है। आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा इनका कंपाइलर क्या करता है और इनका इंटरप्रेटर क्या करता है। ये जो पाई पाई है इसके पास 3 ट्रांसलेटर्स हैं, इसके पास एक कंपाइलर भी है, इसके पास एक इंटरप्रेटर भी है, और इसके पास एक और बहुत स्पेशल टाइप का ट्रांसलेटर है जिसका नाम है जिट, जिसका फुल फॉर्म होता है जस्ट इन टाइम, और एक सी और जोड़ दीजिए तो बन जाता है कंपाइलेशन। यानी इस पाई पाई के पास 2 कंपाइलर्स हैं, एक कंपाइलर पहले काम करता है, एक कंपाइलर बाद में काम करता है। अब आप अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से फेमिलियर हैं तो मुझे बताइए कंपाइलर और इंटरप्रेटर में 2 बड़े बड़े डिफरेंसेस क्या होते हैं। कल भी हमने हल्का फुल्का डिस्कशन करा था, कंपाइलर और इंटरप्रेटर के 2 बड़े बड़े डिफरेंस बताओ। नहीं पता? कंपाइलर आपके प्रोग्राम को उठाता है, मान लीजिए प्रोग्राम में 10 लाइन है, 10 की 10 लाइनों का बना देता है मशीन कोड, और स्पीड कंपाइलर की फास्ट होती है। इंटरप्रेटर 10 एक साथ नहीं उठाता है, एक लाइन उठाता है, मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, रन करता है, अगली उठाता है, मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, रन करता है। तो इंटरप्रेटर का स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन स्लो होता है। इसलिए आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, कंपाइल्ड लैंग्वेजेस विल ऑलवेज रन फास्ट एज कंपेयर टू इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस। लेकिन पाई पाई के अंदर जो रोल इनमें इंटरप्रेटर का है वो रोल भी एक कंपाइलर प्ले करता है, और उसको इन्होंने नाम दिया हुआ है जिट। इसकी डिटेल आपको दूंगा जब मैं इन सब का वर्किंग करने का तरीका आपको समझाऊंगा। तो अभी के लिए एज ऑफ नाउ सिर्फ इतना याद रखिएगा, सी पाइथन इज अ पाइथन इंप्लीमेंटेशन डेवलप यूजिंग सी लैंग्वेज, जाइथन is a Python implementation developed using Java, IronPython is a Python implementation developed using C Sharp, PyPy is an implementation developed using Python itself. सेकेंड डिफरेंस, इन तीनों की बात करें तो ये सबसे अच्छा चलता है स्पीड में, लेकिन अगर इसको ले आए तो ये सी पाइथन से भी फास्ट है। और सी से भी फास्ट है? नहीं, सी से तो ये सारे के सारे स्लो हैं। अगर सी से इनका कंपैरिजन करें तो आज भी सी के कोड का एग्जीक्यूशन पाइथन के किसी भी इंप्लीमेंटेशन के एग्जीक्यूशन से फास्ट है। तो सी सबसे फास्ट चलेगी, सी से स्लो चलेगी पाईपाई, पाईपाई से स्लो चलेगा सी पाइथन। ठीक है, और आप कोई भी इंप्लीमेंटेशन यूज कर लीजिए, मैक्सिमम लॉजिक्स, मैक्सिमम तरीके कोड करने के लिए आपके लिए बिल्कुल रहेंगे सेम। और ये तो बिल्कुल भी मत सोचिएगा सर जाइथन के लिए जावा आनी चाहिए क्या, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। आपकी चॉइस है, आप जाइथन डाउनलोड कर लें, आयरन पाइथन कर लें, पाईपाई कर लें, या सबसे पॉपुलर इंप्लीमेंटेशन कर लें विच इज कॉल्ड एज सी पाइथन। और खाली ये 4 नहीं है, देयर आर एज लॉन्ग एज 26 इंप्लीमेंटेशंस अवेलेबल है। रूबी का नाम सुना है आपने? ये भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसमें भी पाइथन को करा गया कोड। मतलब कई पॉपुलर लैंग्वेजेस को यूज करके पाइथन के बनाए गए अलग अलग इंप्लीमेंटेशन। बट जो पीएसएफ ने बनाया है, पीएसएफ कौन? पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, उनका सबसे पॉपुलर इंप्लीमेंटेशन होता है सी पाइथन। इसका मतलब जब लोग कहते हैं हम पाइथन डाउनलोड कर रहे हैं, वो एक्चुअल में डाउनलोड सी पाइथन कर रहे होते। बोलते वो पाइथन है, करते वो सी पाइथन है। इसी को अपन बुलाते हैं पाइथन इंप्लीमेंटेशंस, राइट? सो व्हाट इज पाइथन? इट्स अ लैंग्वेज। व्हाट इज सी पाइथन? इट्स द कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर जिसमें इस लैंग्वेज के रूल्स एंड रेगुलेशंस आप अप्लाई करोगे। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं, स्लाइड्स पे आते हैं। अब आप पढ़िए, जो मैंने आपको समझाया वो आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक, पढ़िए ध्यान से। वर्ड इंप्लीमेंटेशन मींस द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट मतलब कंपाइलर और इंटरप्रेटर, जिसके थ्रू आप अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा सकते हो, जिसके थ्रू आप अपने प्रोग्राम को कंपाइल करा सकते हो। फाइन, पाइथन के कई इंप्लीमेंटेशंस हैं, मैंने बोला रफली अराउंड 26, यानी मोर देन 20 इंप्लीमेंटेशंस हैं। बट नॉर्मली जो पॉपुलर हैं वो है सी पाइथन, जाइथन, आयरन पाइथन एंड पाईपाई। फाइन, अब इन सब का काम करने का तरीका क्या है ये पढ़ाऊं उससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है 2 वर्ड्स का डिफरेंस समझना। वन इज कॉल्ड एज मशीन कोड, सुना होगा आपने सी में प्रोग्रामिंग करते वक्त। Another one is called as बाइट कोड। अगर आपको हल्की फुल्की जावा आती है तो आपने इसे भी सुना होगा, बट मैं ये कोर्स ये मानते हुए पढ़ा रहा हूं आपको जावा का जे भी नहीं आता, आपको सिर्फ नॉलेज है सी लैंग्वेज की। तो ये मानते हुए कि आपको बाइट कोड नाम की कोई चीज पता ही नहीं है, अपन पहले बात करते हैं हाउ दीज 2 थिंग्स आर डिफरेंट देन ईच अदर। ठीक है, चलिए समझिए।
पहली जरूरी बात जो इनके बारे में आपको समझनी है, आप मुझे बताइए, आई डोंट थिंक आपके लिए मशीन कोड कोई नया वर्ड है। आप बताइए व्हाट इज मशीन एंड व्हाट इज मशीन कोड। पहले मशीन बताइए। नॉर्मली लोग क्या सोचते हैं, मशीन, मशीन मतलब मेरा कंप्यूटर, ये रही एक मशीन जो हमारे सामने पड़ी हुई है। नो, नॉट एट ऑल। प्रोग्रामिंग की दुनिया में मशीन शब्द का मतलब होता है वो एनवायरनमेंट जहां पर आपके प्रोग्राम को आप रन करते हैं। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपके प्रोग्राम को रन दो चीजें करती हैं। एक होता है आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड सीपीयू, जो इंस्ट्रक्शंस को एक्चुअली प्रोसेस करता है, और सीपीयू तक इन इंस्ट्रक्शंस को पहुंचाने का काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। हमेशा याद रखिएगा, जब भी प्रोग्रामिंग की दुनिया में लोग मशीन बोलते हैं, हम बोलते हैं एक्चुअल में सीपीयू और ओएस का कॉम्बिनेशन। ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, मेरे पास, इनके पास और इनके पास 3 लैपटॉप्स हैं। मेरा लैपटॉप, इनका लैपटॉप और इनका लैपटॉप सेम मशीन्स हैं कि डिफरेंट मशीन्स हैं? मेरा आईबीएम का है, इनका डेल का और इनका आसूस का है। आप बताइए, हम दोनों के लैपटॉप्स या मशीन्स डिफरेंट हैं कि सेम है? नहीं बता सकते। आप मुझसे पूछिए सर, ओएस और सीपीयू सेम है कि डिफरेंट है? मैं अगर बोलूंगा हाँ मेरे पास भी विंडोज है, उनके पास विंडोज है, इनके पास लिनक्स है, तो आप बोलोगे सर फिजिकली कंप्यूटर्स 3 हैं। फिजिकली ये 3 कंप्यूटर्स हैं, मशीन्स 2 हैं, क्योंकि मेरे और इनका ऑपरेटिंग सिस्टम अगर सेम है, सीपीयू सेम है, तो हमारी मशीन भी सेम है। उनकी मशीन अगर लिनक्स है तो उनका कंप्यूटर फिजिकली भी अलग है और उनका कंप्यूटर लॉजिकली भी अलग है। सो अगर मैं आपके सामने 10 लैपटॉप रख दूं, इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि ये 10 अलग अलग मशीन्स हैं। हो सकता है ये 10 लैपटॉप्स में सेम ओएस हो, सेम सीपीयू, तो हम मानेंगे इनका मशीन भी सेम है। ठीक। अब आपने सी के दिनों से सुना होगा, कंप्यूटर्स अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ जीरोस एंड वंस। The language of zeros and ones is also called as binary language. It is also called as machine code. But बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो जीरो और वन समझने का पैटर्न एक पर्टिकुलर ओएस और सीपीयू का होता है, वो पैटर्न दूसरे ओएस और सीपीयू का नहीं होता है। यानी जिस तरह से विंडोज मशीन कोड को समझती है, उस तरह से लिनक्स मशीन कोड को नहीं समझता, क्योंकि लिनक्स इज अ डिफरेंट मशीन एंड विंडोज इज अ डिफरेंट मशीन। ठीक है। अब सुनिए, C++ के प्रोग्रामर्स को क्या दिक्कत गई और उस दिक्कत को दूर करने के लिए क्यों आया दुनिया में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, विच इज कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ बाइट कोड्स। सुनना, आपको पता होगा, आप जब सी में कोई प्रोग्राम बनाते हैं, द प्रोग्राम हैज एन एक्सटेंशन .c। मैंने आपको कई बार सी पढ़ाते वक्त बोला है, इन प्रोग्राम्स को हम बुलाते हैं सोर्स कोड। फाइन। आपको यह भी बहुत अच्छे से पता होगा, हमारा सोर्स कोड एक कंपाइलर नाम के सॉफ्टवेयर के पास जाता है, और ये कंपाइलर नाम का सॉफ्टवेयर हमारे सोर्स कोड को 0 और 1 में कन्वर्ट कर देता है, और ये 0 और 1 अपने आप में कहलाता है मशीन कोड। जहां तक एक्सटेंशन की बात है, आपको ध्यान होगा दी एक्सटेंशन इज .exe। मैं एक बार और बता दूं आपको, मैं बहुत डीपली कंपाइलर की वर्किंग नहीं बता रहा हूं। आपने अगर अच्छे से सी के बेसिक्स पढ़े होंगे तो आपको याद होगा, कंपाइलर मशीन कोड नहीं बनाता, कंपाइलर असेंबली कोड बनाता है, असेंबलर उसे कन्वर्ट करता है मशीन कोड में। बट हम इतना डीप नहीं जा रहे हैं, हम बस इतना मान रहे हैं जो हम लिखते हैं दैट इज सोर्स कोड, कंपाइलर कंपाइल करता है, दैट इज कॉल्ड एज मशीन कोड। अब जो सी के स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से नहीं जानते हैं वो सुनिए, ये जो मशीन कोड आपने बनाया है, ये दुनिया के हर मशीन पे रन नहीं होगा। ये दुनिया की उन्हीं मशीन्स के ऊपर रन होगा जिनका प्लेटफॉर्म, जिनका मशीन, मशीन माने सीपीयू एंड ओएस, आपके मशीन से मैच करे। एक एग्जांपल देता हूं, आप सबको पता होगा द वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कंपाइलर इज टर्बो कंपाइलर, जो सी के लिए यूज होता है। जब टर्बो कंपाइलर आपके कोड को कंपाइल करता है तो जनरेट करता है .exe। बट शायद आप ना जानते हो, ये .exe हर मशीन पे रन नहीं होगी, ये वहीं पे रन होगी जहां अवेलेबल है आपके सिस्टम में विंडोज। अगर आपको लगता है कि आपको इस .exe को लिनक्स पे रन करना है, तो रन तो छोड़िए, लिनक्स पे ये .exe इंस्टॉल तक नहीं होगी। कारण, जो मशीन कोड विंडोज के लिए बना है वो लिनक्स नहीं समझ सकती, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूं, हर मशीन का मशीन कोड पैटर्न दूसरे मशीन से डिफरेंट होता है।
और इसका एक अच्छा सा रियल वर्ल्ड एग्जांपल आप सुनिए। इंग्लिश बहुत सारे कंट्रीज में बोली जाती है, करेक्ट, लेकिन आप मानते हैं इंग्लिश के वर्ड्स की जो स्पेलिंग होती है वो कंट्री टू कंट्री वेरी करती है। अ कॉमन एग्जांपल इज कलर। द स्पेलिंग ऑफ द वर्ड कलर इज COLOR, प्रोग्रामिंग में COLOR, इंग्लिश में नॉर्मल इट इज COLOUR। इसी तरह से मशीन कोड के साथ होता है। ये सच है मशीन कोड 0 और 1 का कोड होता है, लेकिन ये भी सच है ये 0 और 1 का कोड हर मशीन यानी प्लेटफॉर्म यानी OS के लिए डिफरेंट होता है। अब मान लीजिए आपने सी में एक बहुत बढ़िया बहुत जबरदस्त गेम डिजाइन करा, ठीक है, आपने गेम को अपने कंप्यूटर पे चलाया, EXE बन गई, रन हो गया। कल को आप इस गेम से पैसे कमाना चाहते हैं तो ऑब्वियस ही बात है आप इसको सोल आउट करेंगे, और सोल आउट हम कभी सोर्स कोड नहीं करते, हम सोल आउट हमेशा करेंगे मशीन कोड। हम हमेशा मशीन कोड बेचेंगे। अब सोचिए ये मशीन कोड आप किसी को भी बेच तभी पाएंगे जब उसके कंप्यूटर पे भी डाला होगा विंडोज। अगर वो बंदा बोल रहा है मैं लिनक्स या उबंटू यूज कर रहा हूं तो आपका मशीन कोड लिनक्स पे नहीं रन होगा। या आपका कोई कस्टमर आता है वो बोलता है मैं तो एप्पल की मशीन यूज करता हूं, मेरे पास तो ऑपरेटिंग सिस्टम के तौर पे मैक ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल है, तो गौर करिएगा मैक पे भी आपकी ये .exe रन नहीं होगी। अब बताइए एज अ सी प्रोग्रामर आपके पास चॉइस क्या है? एक ही चॉइस है, आप इस प्रोग्राम को फिर से बनाएं। अगर आपको याद हो तो लिनक्स के लिए जो सबसे पॉपुलर कंपाइलर लिखा गया है दैट कंपाइलर इज कॉल्ड एज जीसीसी। जीसीसी से वापस कोड कंपाइल करें और अब जो कंपाइल कोड होगा वो रन हो सकता है ऑन लिनक्स। यानी प्रोग्राम एक है, बनाना आपको उतनी बार पड़ेगा जितने दुनिया में अलग अलग मशीन्स हैं। ये सी के साथ सबसे बड़ा इशू है, आज भी है, पहले भी था, आने वाले दिनों तक रहेगा। ठीक, अब इस इशू को कैसे सॉल्व करता है कॉन्सेप्ट ऑफ बाइट कोड, गौर कीजिएगा। दुनिया में ऐसी बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो मशीन कोड नहीं बनाती हैं। उनमें सबसे टॉप पे जो पॉपुलैरिटी में है वो है जावा। जावा के बारे में कई बार ये सुना होगा, नहीं सुना है तो आज सुन लीजिए, जावा डजंट जनरेट मशीन कोड। अगर आपको लग रहा है सर और कौन कौन सी लैंग्वेजेस जो मशीन कोड नहीं बनाती हैं, आप जिस लैंग्वेज को सीखने आए हैं वो भी मशीन कोड नहीं बनाती है। दैट लैंग्वेज इज कॉल्ड एज पाइथन। ठीक, इसके अलावा एक और लैंग्वेज है स्केला। ट्विटर का नाम सुना है? ट्विटर क्या है? सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है, उसकी कोडिंग जिसमें करी गई है दैट इज स्केला। ये भी मशीन कोड नहीं बनाती है। एंड्रॉइड सुना है? एक प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म है फॉर मोबाइल एप्लीकेशंस। एंड्रॉइड की एप्लीकेशंस जावा पे बनती हैं। अपार्ट फ्रॉम जावा एक और लैंग्वेज पे बनती हैं जिसका नाम है कॉटलिन। ठीक, एक और लैंग्वेज है मार्केट में जिसका नाम है ग्रूवी। एक और लैंग्वेज है, नाम सुनकर थोड़ा सरप्राइज होगा, पिज्जा। हमें तो खाने वाला पता है, बट ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी नाम है। ऐसी कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं विच डू नॉट जनरेट मशीन कोड। इनमें जब कोड आप लिखते हो उसका मशीन कोड नहीं बनता, कुछ और बनता है, और वो कुछ और होता है अपने आप में बाइट कोड। ठीक है, अब एक एग्जांपल सुनिए बाइट कोड लैंग्वेजेस कैसे काम करती है। मान लीजिए आपने इनमें से किसी लैंग्वेज में अपना प्रोग्राम लिखा, नॉट स्पेसिफिकली पाइथन, नॉट स्पेसिफिकली जावा, किसी को भी मान लीजिए। ठीक है, आप अपना सोर्स कोड इन लैंग्वेजेस में डिजाइन करा। इन लैंग्वेजेस का जो कंपाइलर होता है वो कभी भी सी के कंपाइलर की तरह कभी भी मशीन कोड जनरेट नहीं करता। बट दैट डजंट मीन कि क्या फिर वो हमारे प्रोग्राम को कंपाइल नहीं करता? करता है, बिल्कुल करता है, लेकिन वो आपके प्रोग्राम के सोर्स कोड का मशीन कोड नहीं बनाता। वो आपके प्रोग्राम के सोर्स कोड का एक इंटरमीडिएट कोड बनाता है, और उस इंटरमीडिएट कोड को हम मशीन कोड नहीं बुला सकते। क्यों नहीं बुला सकते? क्योंकि ये मशीन के समझ में नहीं आएगा, और ये कोड प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में पॉपुलर है विद द नेम ऑफ बाइट कोड। अगर आपको लग रहा है और कोई नाम, आप और कोई नाम इसका दे सकते हैं, इंटरमीडिएट कोड। वाई इंटरमीडिएट? सोर्स कोड इंसानों के लिए, मशीन कोड मशीन्स यानी ओएस के लिए, बट बाइट कोड ना इंसान ना ओएस, ये एक तीसरा ही कोड है which is called as the intermediate code। अब आपके दिमाग में क्वेरी आनी चाहिए, सर आप बोल रहे हो बाइट कोड मशीन के समझ में नहीं आएगा, तो फिर ये बाइट कोड अगर मैं विंडोज पे ले जाऊंगा तो विंडोज तो इसे रन कर ही नहीं पाएगी, क्योंकि विंडोज तो इसे समझ ही नहीं पाएगी। हर कंप्यूटर तो समझता है सिर्फ और सिर्फ मशीन कोड। तो यहां एक नए सॉफ्टवेयर कंपोनेंट का रोल आता है, और उस नए सॉफ्टवेयर कंपोनेंट का नाम जनरल वे में अगर हम लें तो होता है वीएम। वीएम का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल मशीन। अगर मैं मान लूं कि ये जावा का सोर्स कोड है तो फिर ये वीएम बन जाता है जेवीएम।
जिसका फुल फॉर्म आता है जावा वर्चुअल मशीन। ये जेवीएम इस बाइट कोड को उठाएगा और अंडरलाइंग ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से इसके इंस्ट्रक्शंस को कर देगा कन्वर्ट। आपको लगेगा तो सर इन दोनों स्टोरीज में फिर क्या डिफरेंस है? बहुत बड़ा डिफरेंस है। सुनिए वो डिफरेंस क्या है। मैंने जावा में एक गेम डिजाइन करा, पाइथन में एक गेम डिजाइन करा, इनमें से किसी भी लैंग्वेज में गेम लिखा, ठीक। गेम लिखने के बाद मैंने उसे कंपाइल करा तो बन गया बाइट कोड। ये बाइट कोड ना सिर्फ विंडोज पे चलेगा, आप थोड़ा सा बुद्धि लगाओ, ये बाइट कोड लिनक्स पे भी चलेगा। शर्त बस एक है, और वो शर्त है लिनक्स पे भी मौजूद होना चाहिए एक वीएम, क्योंकि वीएम ही तो बाइट कोड को उठाता है और अंडरलाइंग प्लेटफॉर्म के हिसाब से करता है कन्वर्ट। हाँ, ये बिल्कुल सच है, जेवीएम फॉर विंडोज विल बी डिफरेंट देन जेवीएम फॉर लिनक्स, विल बी डिफरेंट देन जेवीएम फॉर मैक। बट आप एक डेवलपर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, मुझे ये प्रोग्राम कितनी बार लिखना पड़ेगा? मुझे प्रोग्राम लिखना पड़ेगा एक बार। जबकि अगर मैं ये गेम सी में बनाता हूं, मुझे मेरा सोर्स कोड ही लिखना पड़ा दो बार, एक बार टू रन ऑन विंडोज, अगली बार टू रन ऑन लिनक्स। जबकि जावा, पाइथन, किसी भी इनमें से लैंग्वेज को उठा लीजिए, आपको प्रोग्राम राइट करना पड़ेगा अपने कंप्यूटर में सिर्फ एक बार। आप उसे एक बार लिखेंगे, कंपाइलर उसे कन्वर्ट कर देगा इनटू बाइट कोड। ये बाइट कोड दुनिया में किसी को भी डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, उस बंदे के कंप्यूटर पे ये बाइट कोड चलेगा। शर्त ये है बस वहां पर होना चाहिए एक वीएम, जिसका फुल फॉर्म अपने आप में होता है वर्चुअल मशीन। अच्छा, इसको भी समझिएगा। वर्चुअल माने इमेजिनरी, वर्चुअल माने नॉट रियल, मशीन माने प्लेटफॉर्म। अब मैंने आपको अभी अभी समझाया, मशीन मतलब इन दो चीजों का कॉम्बिनेशन। सीपीयू हार्डवेयर है कि सॉफ्टवेयर? हार्डवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है। वीएम अपने आप में एक सॉफ्टवेयर है, लेकिन वो बिहेव ऐसे करता है जैसे वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है। यानी होने को ये एक सॉफ्टवेयर है, लेकिन ये एनवायरनमेंट ऐसा जनरेट करता है कि आपके प्रोग्राम को ऐसा लगता है कि मैं किसी सीपीयू या ओएस से बात कर रहा हूं, जबकि बात वो एक छोटे से सॉफ्टवेयर से कर रहा होता है, जिसको अपन लोग बुलाते हैं वीएम, वर्चुअल मशीन। अब जावा में ये बन जाता है जेवीएम, पाइथन में सेम स्टोरी ले लीजिए, बस इस जेवीएम को कर दीजिए पीवीएम, जिसका फुल फॉर्म होता है पाइथन वर्चुअल मशीन। लेकिन मैंने कल भी बोला था, आज भी एक बात याद दिलाता हूं, पाइथन में ये जो बीच वाला प्रोसेस होता है, ये बीच वाला प्रोसेस मुझे और आपको नजर नहीं आता। इसलिए पाइथन में अधिकतर स्टूडेंट्स ये मानते हैं, ये 50% सही 50% गलत भी है, अधिकतर स्टूडेंट्स ये मानते हैं पाइथन में हम सीधे प्रोग्राम को रन करते हैं। सच है, हमें प्रोग्राम रन होता हुआ दिखता है, हमें नहीं दिखता है बीच में उसका कंपाइलेशन, क्योंकि पाइथन हम प्रोग्रामर से छुपा लेती है द प्रोसेस ऑफ कंपाइलेशन एंड द प्रोसेस ऑफ बाइट कोड जनरेशन। बट आज मैं आपको प्रैक्टिकल कराते वक्त इस बात को प्रूव करके दिखाऊंगा कि कैसे हम ये देख सकते हैं कि जब बाइट कोड हमें नहीं दिखता है तो बाइट कोड इंटरनली बन रहा है। किसी के सामने कैसे साबित करेंगे? क्योंकि उसके लिए एक ट्रिक है कोड को चलाने की, जिसके थ्रू आपको दिख जाएगा बाइट कोड। सो टेक्निकली पाइथन हैज अ कंपाइलर, पाइथन आल्सो हैज अ वर्चुअल मशीन, बट हमें दिखता सिर्फ इतना है कि पाइथन में एक वर्चुअल मशीन है जो हमारे प्रोग्राम को कर रही है रन। और अब यहां सुनना, अगर ये कोड पाइथन में है तो इस पीवीएम के अंदर होगा एक इंटरप्रेटर। अगर, आगे बोलो आप, अगर ये सी पाइथन, जाइथन या आयरन पाइथन है, बट अगर ये पाई है, तो ये जो मैं इंटरप्रेटर दिखा रहा हूं ना आपको, इसके साथ भी बैठा हुआ है एक कंपाइलर, जिसका नाम है जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन, जिसके कारण स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन इंक्रीजेस। नॉर्मली पाइथन में एक कंपाइलर होता है और एक इंटरप्रेटर होता है। इंटरप्रेटर सिट्स इनसाइड वीएम, कंपाइलर सिट्स आउटसाइड वीएम। पाई एक ऐसा इंप्लीमेंटेशन है जिसके अंदर एक कंपाइलर बाहर है, एक कंपाइलर अंदर है। बाहर वाला कंपाइलर नॉर्मल कंपाइलर है, अंदर वाले कंपाइलर का बड़ा स्पेशल नाम है, एंड दैट इज कॉल्ड JITC, जिसका फुल फॉर्म है जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन, जो ज्यादा स्पीडी तरीके से आपके प्रोग्राम को करवा देता है रन। इसलिए मैंने बोला था, आप शायद भूले नहीं होंगे, पाई रन्स एट अ मच फास्टर पेस कंपेयर टू सी पाइथन। इसका एग्जीक्यूशन स्पीड इन सबके मुकाबले में सबसे ज्यादा होता है, राइट? तो सी और पाइथन में नॉर्मल फर्क क्या है? सी में सिर्फ कंपाइलर है, प्रोग्राम का सिर्फ मशीन कोड बनता है। पाइथन में कंपाइलर भी है, पाइथन में इंटरप्रेटर भी है,
पाइथन मशीन कोड नहीं बनाती, पाइथन बाइट कोड बनाती है और इंटरप्रेटर से बाइट कोड को करवाती है रन। लेकिन 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 वो बाइट कोड हमें बनता हुआ डायरेक्टली नहीं दिखता, वो हिडन रहता है। इसलिए हमें ऐसा लगता है हम प्रोग्राम को सिर्फ रन कर रहे हैं, कंपाइल तो कहीं हो ही नहीं रहा। वो कंपाइल एक्चुअल में बैकग्राउंड में हो रहा है और आपसे पाइथन ये प्रोसेस को कर लेती है हाइड। हुआ क्लियर? तो पाइथन के ट्रांसलेटर्स कौन कौन? पाइथन में ऑफिशियली 2, पाई में 3 ट्रांसलेटर। जो ऑफिशियल 2 ट्रांसलेटर हैं, एक कंपाइलर और एक इंटरप्रेटर। कंपाइलर पीवीएम से पहले काम करता है, इंटरप्रेटर पीवीएम के अंदर बैठकर काम करता है। पीवीएम का फुल फॉर्म होता है पाइथन वर्चुअल मशीन, राइट? अब आपको इन तीनों के डिफरेंसेस पे लाता हूं, ठीक है? अब आप ध्यान से पढ़िए, जो मैंने आपको बताया वो चीजें आपको स्लाइड में दिखेंगी, उतारने की कोई जरूरत नहीं है, सब आपके पास मेल पे पहुंच जाएंगे, आप जस्ट पढ़ लीजिए। Machine code is a set of instruction which directly gets executed by the CPU. Why? Because it is in the form of machine language, that is, it is in the form of binary language जो CPU के समझ में आती है। इसलिए मशीन कोड बहुत जल्दी, बहुत फास्ट रन होता है क्योंकि वो डायरेक्टली CPU के फॉर्म में है। बट मशीन कोड के साथ एक छोटी सी प्रॉब्लम है। डायग्राम में आप नोटिस करिए, आपने hi.c नाम का प्रोग्राम बनाया, कंपाइलर ने कंपाइल करा, सी लैंग्वेज की कहानी। कंपाइलर करा तो जनरेट हुआ hi.exe जो सीपीयू के समझ में आ गया। hi.exe की अच्छी बात क्या और खराब बात क्या है? अच्छी बात, ये बहुत फास्ट चलेगा क्योंकि ये डायरेक्ट मशीन कोड है। खराब बात, hi.exe दुनिया में हर कंप्यूटर के ऊपर नहीं चलेगा, वो उन्हीं पे चलेगा जिनका मशीन सेम हो। इसलिए सी में बनाए गए प्रोग्राम्स आपने सुना होगा प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होते हैं। आपने ये भी सुना होगा सी में डेटा टाइप तक की साइज कंपाइलर टू कंपाइलर वेरी कर जाती है। टर्बो बोलता है 2 बाइट, जीसीसी बोलता है 4 बाइट। इसी को अपन बुलाते हैं प्लेटफॉर्म पे डिपेंडेंट हो जाना, राइट? अब आइए कॉन्सेप्ट ऑफ बाइट कोड्स। मतलब डिपेंडेंसी का मतलब, अगर आपने .exe विंडोज के लिए बनाई है तो वो .exe मैक या लिनक्स पे नहीं जा सकती। आपको इनके लिए फिर से प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, मैक या लिनक्स के कंपाइलर पे कंपाइल करेंगे तो रन हो पाएगा। बाइट कोड एक नया कॉन्सेप्ट है। ये डायग्राम आपने C++ में कोड लिखा, कंपाइलर से कंपाइल करा, कंपाइलर ने मशीन कोड बनाया। टर्बो कंपाइलर सब जानते हैं, इट रन्स ऑन विंडोज। टर्बो कंपाइलर कैन नॉट रन ऑन लिनक्स। आप टर्बो में कोड लिखकर लिनक्स पे नहीं ले जा सकते। लिनक्स इस मशीन कोड को रिजेक्ट कर देगा क्योंकि वो लिनक्स के समझ में नहीं आएगा, वो समझ में सिर्फ विंडोज के आएगा। यहां इंट्रोडक्शन आया बाइट कोड्स का। जैसा स्लाइड में है, बाइट कोड इंटरमीडिएट कोड है बट मशीन कोड से डिफरेंट है क्योंकि सीपीयू इसे डायरेक्ट नहीं चला सकता। बाइट कोड और सीपीयू के बीच में एक लेयर आती है और उस लेयर का नाम होता है अपने आप में VM, which is called as virtual machine। जावा हुई तो ये बन जाएगी JVM और पाइथन है तो ये बन जाएगी PVM, राइट? डायग्राम थोड़ा सा और क्लैरिटी आपको देगा। ये जावा के लेवल पे है। अब आप सोच लीजिए, अगर ये PVM है, अगर ये पाइथन है, तो बस ये J हटा दीजिए एंड कन्वर्ट देम इनटू P। आप पाइथन में कोड लिखो, पाइथन में कोड कंपाइल करो, बाइट कोड बना, ये बाइट कोड किसी भी प्लेटफॉर्म पे चल जाएगा, बस वहां पर PVM होना चाहिए अवेलेबल। जावा बोलती है वहां पर अवेलेबल होना चाहिए JVM, ठीक? तो एज डेवलपर सोर्स कोड लिखना पड़ेगा आपको एक बार। अच्छा, अब नुकसान बताइए इन लैंग्वेजेस का क्या है? जो सी का फायदा है वो इनका नुकसान है। स्पीड इज वेरी स्लो बिकॉज प्रोग्राम इज कन्वर्टेड 2 times. Why 2 times? Once it is converted from source code to byte code, then from byte code it is further converted according to the underlying platform. दो बार कन्वर्जन होता है, प्लस जो सेकंड कन्वर्जन होता है वो करता है इंटरप्रेटर, ना कि कंपाइलर। और कंपाइलर और इंटरप्रेटर में मैंने आपको बताया स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ इंटरप्रेटर इज स्लो। इसलिए जितनी भी बाइट कोड बेस्ड लैंग्वेजेस हैं उनका एग्जीक्यूशन स्पीड बाकियों से धीरे है। जी ना, एग्जैक्ट बाइनरी नहीं है वो एक एक बाइट के इंस्ट्रक्शन से आप ये मान लीजिए एग्जैक्टली 0 और 1 नहीं है, उससे थोड़ा डिफरेंट है, राइट? अगर डायरेक्ट बाइनरी होता तो सीपीयू समझ ही लेता ना, ठीक? चलिए, ये हैं बाइट कोड के बेनिफिट्स और ड्रॉबैक, राइट? बेनिफिट ये है वो आपके कोड को कर देता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, कहीं पे भी कोड रन हो जाता है। ड्रॉबैक ये है, और वो पाइथन का भी ड्रॉबैक है, कि अगर कोई पूछेगा पाइथन कंपेयर टू सी क्या नुकसान है, एक ही नुकसान है, स्पीड इज वेरी स्लो। सी आज भी स्पीड के मामले में मैक्सिमम लैंग्वेजेस में सबसे आगे जाती है। फाइन, अब पढ़िए इन सबके इंप्लीमेंटेशंस में क्या क्या डिफरेंस है। दिस इज सी पाइथन। ये पाइथन का वो इंप्लीमेंटेशन है जो लिखा गया है यूजिंग सी, और यही है जो हम लोग डाउनलोड करके करेंगे एग्जीक्यूट। यही है जो 100 में से 90 लोग
पाइथन के नाम पे चलाते हैं, जबकि उन्हें एक्चुअल में लगता है वो पाइथन चला रहे हैं, एक्चुअल में वो चला रहे होते हैं सी पाइथन। फाइन। सी पाइथन सिर्फ इसमें डिफरेंट है कि उसको सी में डिजाइन करा गया है, कंपाइलर इंटरप्रेटर दोनों डेवलप करेंगे यूजिंग सी लैंग्वेज। देन कम्स द डायग्राम। ये आपका कोड है जिसका एक्सटेंशन डॉट पी वाई होता है। सी में क्या होता है? डॉट सी। जावा में होता है डॉट जावा, यहां पर होता है डॉट पी वाई। इस डॉट पी वाई कोड को कंपाइलर कन्वर्ट करके बना देता है पी वाई सी। पी वाई सी स्टैंड्स फॉर पाइथन कंपाइलर। और इस पी वाई सी कोड को फिर वर्चुअल मशीन पढ़ती है और कर देती है एग्जीक्यूट, और आपको मिल जाता है आउटपुट। और ये ऐसे इसलिए दिखाया जा रहा है, ये पार्ट आपसे हिडन रहता है। आप जब कोड चलाएंगे तो आप सिर्फ सोर्स कोड लिखेंगे और आउटपुट दिखेगा। अंदर जो एक्स्ट्रा फाइल pycp बन रही है वो आपको नजर नहीं आएगी, क्योंकि ये पार्ट आपसे हिडन रखता है बाय डिफॉल्ट पाइथन। फाइन। देन वी हैव जाइथन, जो पाइथन का अगला इंप्लीमेंटेशन है, विच इज डेवलप यूजिंग जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जाइथन भी बिल्कुल सी पाइथन की तरह काम करता है, बस डिफरेंस आप देखो, सी पाइथन में होता है पीवीएम, जाइथन के लिए काम करता है जेवीएम। जाइथन जावा पे डिजाइंड है तो वो जेवीएम से प्रोग्राम रन कराएगी, पाइथन आपके प्रोग्राम को रन कराएगी या सी पाइथन रन कराएगी पीवीएम से। आपके लिए सोर्स कोड लिखने का तरीका दोनों में बिल्कुल सेम होगा। ठीक। इसी तरह से अगर आयरन पाइथन ले लें तो आयरन पाइथन डॉटनेट के लिए बनी है, वो डॉटनेट को यूज करके पाइथन का इंप्लीमेंटेशन कराई गई है। एंड नेक्स्ट वी हैव पाईपाई, जो पाइथन को यूज करती है और उसके अंदर के सॉफ्टवेयर या इंटरप्रेटर की जगह यूज करा गया है JITC, जिसको बुलाते हैं अपन जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन। ये सिर्फ आपकी जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए, ताकि आप किसी इंटरव्यू में फंस ना जाएं, आपको ये पता हो कि आप जो पढ़ रहे हैं दैट इज पाइथन, प्रैक्टिकल जिस पे कर रहे हैं दैट इज सी पाइथन। फाइन। चलिए अब बताता हूं आपको कैसे पाइथन को आप अपने सिस्टम पे डालेंगे। ठीक है। किसी भी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह पाइथन में आप दो तरह से प्रोग्रामिंग करेंगे। पहला तरीका, सी पाइथन को डाउनलोड करा, सी पाइथन अपने सिस्टम में डाली, नोटपैड में प्रोग्राम बनाया, कमांड प्रॉम्प्ट पे आके कंपाइल और रन करा, जैसे आप जावा वगैरह में करते हैं। कुछ दिन तक हम ऐसे काम करेंगे। कुछ दिन के बाद हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे पाइथन के आईडी पे। पाइथन के कई पॉपुलर आईडी हैं जो हम यूज करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड एज पाइचार्म। जैसे आप याद करिए कोड ब्लॉक्स, नाम सुना है? इट्स एन आईडी जिसका कंपाइलर जीसीसी है। ऐसे ही टीसी, दोनों चीजें याद रखिएगा, टीसी कंपाइलर भी और टीसी आईडी भी है, जो ब्लू कलर की स्क्रीन आपको देता है। तो अगर कोई बोलेगा पाइथन के आईडी का नाम क्या है, पाइथन के आईडी का नाम है पाइचार्म, पाइथन के आईडी का नाम है स्पाइडर। पाइथन में विजुअल स्टूडियो कोड नाम के आईडी में भी प्रोग्रामिंग करी जा सकती है, बट ये लेटर पार्ट में। इनिशियली हम पाइथन के बेसिक्स बिल्कुल सिंपल तरीके से पढ़ेंगे, पाइथन को डाउनलोड करेंगे और बगैर किसी आईडी के पाइथन की करेंगे प्रोग्रामिंग। ठीक है। तो अब सीधे आपको डाउनलोडिंग वाले पार्ट पे ला रहा हूं। ये आपको प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूं, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, स्पेशली 32 बिट और 64 बिट के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले पाइथन डाउनलोड करें उससे भी पहले अपने सिस्टम को चेक कीजिए, वेदर इट इज अ 64 बिट मशीन और वेदर इट इज अ 32 बिट मशीन। चेक करना आप सबको आता होगा, मैं फिर भी याद दिला दूं। दिस पीसी पे राइट क्लिक करा, प्रॉपर्टीज में गए, आपको लिखा हुआ दिख जाएगा मशीन इज 64 बिट और 32 बिट। राइट नाउ दिस मशीन इज 64 बिट। ठीक है। अब आप आइए ब्राउजर पे। ब्राउजर में आकर गूगल पे विजिट करके पाइथन का डाउनलोड पेज ओपन कीजिए। जैसे ही पाइथन डाउनलोड पे क्लिक करेंगे लिंक मिलेगा आपको। अगर आपके सिस्टम पे 32 बिट है, आपको लगता है आपकी मशीन 32 बिट है, तो आपको डाउनलोड ये करना है, करंट इज 3.7.0। अगर आपको लगता है 32 बिट नहीं 64 बिट है, तो इसे डाउनलोड नहीं करना है, दिस इज ओनली फॉर 32 बिट। 64 बिट अगर आपका सिस्टम है तो थोड़ा नीचे शिफ्ट होइए। जैसा मैंने कहा हम लोग यूज करेंगे 3.6.5। ठीक है। आप इस पे क्लिक करेंगे, चाहे तो इस पे भी कर सकते हैं, बट क्योंकि फिलहाल ये कोर्स 3.6.5 पे टारगेटेड है, तो मैं इसे डाउनलोड करूंगा, जो 28 मार्च को आया है और ये आया है 27 जून को। ठीक है। इसको डाउनलोड करिए तो पाइथन का एक और पेज ओपन होगा। ठीक है। ये पेज पूछेगा पाइथन में आप कौन सा वर्जन डाउनलोड करना चाहते हैं।
थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और गौर से नोटिस करिएगा, आपको यूज करना है x86-64 एग्जीक्यूटेबल इंस्टॉलर। सब स्लाइड के अंदर है, पूरे स्क्रीनशॉट्स हैं, आप कुछ लिखो मत, बस देख लो। इसको जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सिस्टम में पाइथन का सेटअप डाउनलोड हो जाएगा। थर्टी MB के आसपास इसके सेटअप्स की साइज है। डाउनलोड हो गया। आपने डाउनलोड फोल्डर में विजिट कीजिए, सेटअप को राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर से रन कीजिए। जैसे ही सेटअप आप रन करेंगे आपके सामने एक ऑप्शन आएगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो नहीं भूलना है, इस चेकबॉक्स को ऑन कर दीजिएगा। इस चेकबॉक्स से क्या होगा ये मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी बस इसे ऑन कर दीजिएगा। टेक्निकली ऐसा करने से पाइथन का पाथ सेट हो जाएगा। क्या मतलब होता है पाथ सेट होने का, आपको अभी समझाऊंगा। तो ये चेकबॉक्स ऑन करना है और क्लिक करना है ऑन इंस्टॉल नाउ। ठीक है, कस्टमाइज पे नहीं करना है। तो ये ऑन करा आपने, फाइन। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करा, पाइथन थोड़ा सा समय इंस्टॉलेशन में लेगी। पाइथन का इंस्टॉलेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ। अब इसे कर दीजिए आप क्लोज। अब आपको चेक करना है आपके सिस्टम में पाइथन प्रॉपरली इंस्टॉल हुई है या नहीं हुई है। ये करने के लिए कमांड प्रॉम्प्ट पे आइए, कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कीजिए और ये चेक करना है अगर पाइथन का कौन सा वर्जन है और इंस्टॉलेशन सही हुआ है कि नहीं। तो आप लिखेंगे पाइथन स्पेस 2 हाइफन माइनस के साइन फॉलोड बाय द वर्ड वर्जन। जैसे ये लिखकर आप एंटर स्ट्राइक करेंगे आपको बता दिया जाएगा पाइथन का वर्जन यूज कर रहे हैं 3.6.5। और ध्यान रखिएगा पाइथन सी लैंग्वेज की तरह केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव मतलब अपर और लोअर का डिफरेंस मायने रखता है। तो अगर गलती से अपन ने यहां वी कर दिया कैपिटल और एंटर प्रेस कर दिया तो नोटिस करिएगा, जस्ट अ मोमेंट, कमांड आपका नहीं चलेगा। इसलिए टू रिमेंबर पाइथन सी की तरह केस सेंसिटिव है। जो भी कमांड्स लिखेंगे उसमें केस सेंसिटिविटी का रखना पड़ेगा आपको ध्यान। ये हुआ आपका सेकंड लेक्चर, सेकंड पार्ट कंप्लीट, पाइथन कैसे सिस्टम पे डाउनलोड और टेस्ट करनी है। अब आगे बढ़ूं इससे पहले एक छोटी सी क्विज पाइथन पे आपके लिए मैंने तैयार की है, उसको आप हैंडल करें, फिर अपन बढ़ते हैं अपने पहले प्रोग्राम को डिजाइन करने की तरफ। स्टार्ट करते हैं। बताइए डिफरेंसेस अगर क्लियर हैं जल्दी से। पाइथन 2 में प्रिंट का करेक्ट सिंटेक्स कौन सा है? ये नहीं, बी नहीं, नहीं। रीजन, पाइथन 2 में प्रिंट इज अ स्टेटमेंट नॉट अ फंक्शन, सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ए। पाइथन 3.x में प्रिंट फंक्शन का करेक्ट सिंटेक्स, पाइथन 3.x में इट विल बी बी। पाइथन केस सेंसिटिव है कि पाइथन केस सेंसिटिव नहीं है? डेफिनेटली है, आंसर इज ट्रू।
पाइथन एक कंपाइल्ड लैंग्वेज है कि पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है? बोथ, ऑल्दो द कंपाइलेशन पार्ट इज हिडन। इसलिए मैक्सिमम लोग सोचते हैं इंटरप्रेटेड है, बट एक्चुअली इट्स बोथ। ठीक। फिफ्थ, पाइथन का प्रोग्राम, ये कल के लेक्चर से कनेक्टेड है जो आपने कल पढ़ा। पाइथन का प्रोग्राम सी के प्रोग्राम के कंपैरिजन में छोटा होता है, लेंथ वाइज होता है। कल ही आपने देखा स्वैप करने के लिए सी में जहां 3 से 4 लाइनें लग रही हैं, पाइथन वो काम आप 1 या 2 लाइन में कर लेते हैं। सो डेफिनेटली द आंसर इज ट्रू। पाइथन का कोड सी से ज्यादा फास्ट चलता है? नहीं। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन कोड होता छोटा है, एग्जीक्यूशन स्पीड लेकिन धीरे होती है, क्योंकि पाइथन में कोड मशीन कोड में कन्वर्ट नहीं होता, पहले बाइट कोड में कन्वर्ट होता है, फिर कन्वर्ट होता है अंडरलाइंग प्लेटफॉर्म के हिसाब से। सो इस क्वेश्चन का आंसर फॉल्स। पाइथन का कंपाइलर क्या प्रोड्यूस करता है? मशीन कोड, सीक्रेट कोड जो किसी को ना दिखे, सोर्स कोड या बाइट कोड? ऑब्वियस सी बात है, बाइट कोड। सी पाइथन क्या है? ये पाइथन की एक बहुत पॉपुलर लाइब्रेरी है, ये पाइथन के किसी फ्रेमवर्क का नाम है, ये पाइथन का इंप्लीमेंटेशन है? ये पाइथन का इंप्लीमेंटेशन है, ना ये कोई लाइब्रेरी है ना ये कोई फ्रेमवर्क है। सी पाइथन में मशीन कोड को, सॉरी बाइट कोड को मशीन इंस्ट्रक्शन सेट में कौन कन्वर्ट करता है? जेवीएम, वीएम, पीवीएम? पीवीएम। पाइथन वीएम तो जनरल वर्ड हो गया, वो सबके लिए बोल सकते हैं अपन, बट पाइथन में इट्स पीवीएम, जावा में इट्स जेवीएम। सो द आंसर इज पीवीएम। पाइथन 3 पाइथन 2 के साथ कंपैटिबल है? पाइथन 2 के कोड्स पाइथन 3 में रन हो जाते हैं? नहीं होते हैं, आपको कोड चेंज करना पड़ेगा एज पर द सिंटैक्सेस ऑफ पाइथन 3। अगर ऐसा नहीं होता तो कभी भी पाइथन 2 और पाइथन 3 को पैरेलली पीएसएफ सपोर्ट नहीं करता। Support for Python 2 will end on 31st January 2019. B. 1st January 2020. इनमें से डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन में अरेंज कीजिए। कौन सबसे फास्ट, कौन उससे स्लो और कौन सबसे स्लो? ए बी सी डी, कौन सा मानेंगे अपन? डी। भूल रहे हैं आप, सी तो इन सब में सबसे फास्ट है। डिसेंडिंग बोला है ना, डिसेंडिंग ऑफ स्पीड, तो फास्टेस्ट इज सी, उससे स्लो पाई, उससे स्लो सी पाइथन। ठीक। पाइथन के कौन से इंप्लीमेंटेशन में जिट्स है? दैट इज पाई। इन तीनों में नहीं है? नहीं, इन तीनों में से दो ही चीजें हैं, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। पाई कंटेन्स JITC। पाइथन 3 में 10/4 का आंसर, पाइथन 3 में 10/4 का आंसर 2.5। पाइथन 2 में इट विल बी जस्ट 2। पाइथन 3 में प्रिंट पाइथन रॉक्स, सिंटेक्स एरर। आप पैरेंथेसिस मिस नहीं कर सकते क्योंकि पाइथन 3 ने प्रिंट को बना दिया एक फंक्शन, सो कोड नहीं चलेगा, कोड विल जनरेट सिंटेक्स एरर। इनमें से कौन पाइथन का आईडी नहीं है? क्यूटी पाई। ये पाइथन का कोई आईडी नहीं है, बाकी सारे के सारे आईडीज हैं, पाईचार्म, स्पाइडर और विजुअल स्टूडियो कोड। नमपाई क्या है? कल के लेक्चर से कनेक्टेड बात है। नमपाई पाइथन की एक लाइब्रेरी है जो बड़े डेटा सेट्स और मल्टी डायमेंशनल एरेस पे काम कर सकती है। नमपाई एक लाइब्रेरी है फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नमपाई एक आईडी है, या नमपाई इनमें से कुछ भी नहीं है? भूल गए कल का लेक्चर? ए। नमपाई डेटा एनालिसिस और बड़े एरेस को हैंडल करने की एक लाइब्रेरी है। जहां तक आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग की बात करें तो उसके लिए टेंसर फ्लो था जो गूगल ने बनाया था। NumPy is a library for handling large data sets. Python एक स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। आज से लेक्चर से कनेक्टेड नहीं है, कल के लेक्चर से फॉल्स। पाइथन एक डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। और क्या फर्क होता है दोनों में? जिन्होंने नहीं लेक्चर अटेंड करा उनके लिए क्विक रिवीजन कर दें। स्टैटिकली टाइप लैंग्वेजेस में प्रोग्रामर को वेरिएबल डिक्लेयर करके उसकी डेटा टाइप बताकर उसे यूज करना होता है। पाइथन में हम कभी वेरिएबल की डेटा टाइप बताते ही नहीं है, हम सीधे वेरिएबल में वैल्यू कर सकते हैं असाइन, और पाइथन अकॉर्डिंग टू वैल्यू डेटा टाइप को इंटरनली कर लेगी चेंज। तो पाइथन में डेटा टाइप होती नहीं? होती है, हमें बताने की जरूरत नहीं है।
पाइथन उसे इंटरनली खुद करेगी हैंडल। बहुत डिटेल में डेटा टाइप के बारे में हम कल बात करेंगे, तब आप देखना इसको। नेक्स्ट, आज अब आपको क्या क्या करना है, ठीक, ये अब हमारा थर्ड लेक्चर स्टार्ट हो रहा है। पाइथन का फर्स्ट कोड कैसे आप लिख सकते हैं, पाइथन की दो चीजों से फेमिलियरिटी, एक होता है पाइथन शेल और एक होता है पाइथन स्क्रिप्ट्स, और लिखने के बाद कैसे पाइथन कोड को आप कर सकते हैं रन। ठीक है, इतना डिस्कशन आज करते हैं। आइडल के बारे में बात करूंगा आपसे कल के लेक्चर में, तो आज ये पार्ट अपन कवर अप कर लेते हैं, छोटा सा पार्ट है, अभी हो जाएगा। अब पाइथन आपने अपने सिस्टम पे इंस्टॉल तो कर ली, अब आपको पाइथन को रन करना है, पाइथन पे काम करना है। पाइथन पे काम करने के, नोटिस कीजिएगा मेरी बात ध्यान से, आपके पास दो तरीके होते हैं। एक तरीके को हम बुलाते हैं इंटरैक्टिव मोड। क्या बुलाते हैं? इंटरैक्टिव मोड। दूसरे तरीके को हम बुलाते हैं स्क्रिप्ट मोड। देयर आर टू वेज ऑफ यूजिंग पाइथन, वन इज कॉल्ड एज इंटरैक्टिव मोड, अदर वन इज कॉल्ड एज स्क्रिप्ट मोड। सबसे पहले मैं आपको पाइथन इंटरैक्टिव मोड में यूज करना सिखाता हूं। अब इससे पहले कि मैं आपको इंटरैक्टिव मोड की बातें बताऊं, एक का आंसर दीजिए। अभी भी मैंने इसको यूज करा था, ये क्या है? वो तो पढ़ना तो मुझे भी आता है। क्या है ये कमांड प्रॉम्प्ट? व्हाट इज कमांड प्रॉम्प्ट? कमांड प्रॉम्प्ट एक ब्लैक कलर की विंडो आपको दिखेगी, जिसपे आप डॉस के कमांड्स रन कर सकते हैं। जिनको लग रहा हो आपने कभी कमांड प्रॉम्प्ट पे ज्यादा काम नहीं करा है, मैं आपको थोड़ा सा कमांड प्रॉम्प्ट चलाना बताता हूं। ये जो आप देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड कमांड प्रॉम्प्ट, और इस पे आप कई तरह के डॉस कमांड्स चला सकते हैं। जैसे मुझे पता करना है सिस्टम 32 में कौन कौन सी डायरेक्टरीज और फाइल्स हैं, तो डॉस में देयर इज अ कमांड whose name is dir। जैसे ही आप dir लिखेंगे, आपको सिस्टम फोल्डर के अंदर मौजूद सारी फाइल्स और डायरेक्टरीज की लिस्ट मिल जाएगी। या फिर मुझे पूरी स्क्रीन को क्लियर करना है, कौन सी स्क्रीन? कमांड प्रॉम्प्ट की स्क्रीन, तो मैं यूज करूंगा cls। तो अगर मैं आपसे पूछूं हम कमांड प्रॉम्प्ट पे क्या कर रहे हैं, आपका जवाब होगा सर डॉस के कमांड्स चला रहे हैं। बिल्कुल ऐसे पाइथन का भी एक कमांड प्रॉम्प्ट होता है, जिसे हम कमांड प्रॉम्प्ट ना बुलाकर इंटरैक्टिव मोड या पाइथन शेल का नाम देते हैं। और आपको छोटे छोटे टास्क, छोटे छोटे कैलकुलेशन अगर पाइथन में करने हैं, छोटे छोटे कमांड्स की टेस्टिंग करनी है, तो आपको प्रॉपर कोडिंग करने की जरूरत नहीं है, आप हमेशा यूज कर सकते हैं पाइथन का शेल। इसको समझने के लिए एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मुझे सी में गुड मॉर्निंग लिखना है, क्या मुझे ये करने के लिए एक प्रॉपर प्रोग्राम सी में बनाना पड़ेगा? हाँ, एक प्रॉपर कोड में लिखूंगा जिसमें हेडर फाइल लगेगी, मेन होगा, प्रिंटफ लगेगा, कोड कंपाइल होगा, कोड रन होगा। पाइथन का मानना है अगर आपको कुछ टेक्स्ट ही प्रिंट करना है या आपको छोटे मोटे कैलकुलेशंस करने हैं, पूरा प्रोग्राम लिखने की जरूरत नहीं है, आप शेल यानी इंटरैक्टिव मोड को कर लीजिए यूज। पाइथन के शेल में जाने के लिए द कमांड इज पाइथन। सिर्फ पाइथन लिखकर एंटर स्ट्राइक कर दीजिए। अभी क्या करा था आपने 10 मिनट पहले? पाइथन हाइफन हाइफन वर्जन, हम वो नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ लिखेंगे पाइथन, और एक्टिवेट हो जाएगा हमारा पाइथन का शेल। ध्यान दीजिएगा, हम पाइथन कमांड कहीं भी बैठकर रन कर पाएंगे। ये इसलिए पॉसिबल है कि हमने पाइथन को पाथ में कर दिया है सेट। यानी ये जो आप पाइथन चला पा रहे हैं, ये इसलिए चला पा रहे हैं क्योंकि आपने वो चेकबॉक्स ऑन करा था जो इंस्टॉलेशन के वक्त आपसे पूछ रहा था, ऐड पाइथन इन पाथ। एक और चीज आपने गौर से देखी होगी, जो आपका प्रॉम्प्ट है वो थोड़ा सा चेंज हो गया। अब प्रॉम्प्ट में आपको मिल रहे हैं 3 ग्रेटर देन के साइन। इसको हम बुलाते हैं पाइथन की भाषा में प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग। क्या बुलाते हैं? प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग। इसको हम बुलाते हैं डॉस प्रॉम्प्ट, इसको हम बुलाते हैं प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग। और अब आप पाइथन के शेल के अंदर एंटर कर गए। आपको लगेगा सर इसमें हम क्या कर सकते हैं? मैंने कहा सिंपल कैलकुलेशंस, सिंपल कमांड्स की आप कर सकते हैं प्रैक्टिस। फॉर एग्जांपल, आपने सुना है, अभी करके नहीं देखा, आज फर्स्ट टाइम करते हैं। पाइथन में कुछ कैसे प्रिंट कराते हैं? वी मेक यूज ऑफ प्रिंट फंक्शन। लिखिए यहां पर प्रिंट, ठीक, क्योंकि फंक्शन है, बिल्कुल सी की तरह लगता है, यहां पर भी पैरेंथेसिस। और मान लीजिए मैंने टेक्स्ट प्रिंट करा हेलो यूजर, ये लिखने के बाद स्ट्राइक करिए, एंटर की, आपको आउटपुट मिल गया। जबकि इतने से आउटपुट को लाने के लिए भी याद कीजिए, सी, जावा जैसी फॉर्मल लैंग्वेजेस में एक फॉर्मल कोड ही हमको करना पड़ता है डिजाइन। ऐसे ही मुझे पाइथन से पूछना है हाउ मच इज 10 + 5, बिल्कुल एक कैलकुलेटर की तरह पाइथन मुझे जवाब दे देगी 10 + 5 = 15।
ना सिर्फ इतना, पाइथन बकायदा बॉडमास के रूल्स फॉलो करती है। अगर पाइथन से मैं बोलूंगा 2+3 × 4, पाइथन भी पहले 3 × 4 करेगी, उसमें 2 ऐड करके आंसर दे देगी मुझे 14। और पाइथन की केस सेंसिटिविटी आपको यहां भी नजर आएगी। फॉर एग्जाम्पल, ये प्रिंट का पी कैपिटल कर दिया, ठीक, कौन सी एरर? पाइथन की तरफ से आएगी एरर, पाइथन बोलेगी नेम एरर, और पाइथन मुझसे पूछेगी कौन है प्रिंट जिसका आपने पी करा हुआ है अपने आप में कैपिटल। दिस इज वन ऑफ द एरर नेम्स इन पाइथन विच इज नेम एरर। और पाइथन को समझ में नहीं आ रहा कैपिटल पी वाला प्रिंट कौन सा है, दिस इज कॉल्ड एज केस सेंसिटिव लैंग्वेज। अगर केस सेंसिटिव ना होती तो ये वाला प्रिंट भी हमारा काम कर जाता, राइट? ऐसे आप कई तरह के छोटे मोटे कैलकुलेशन, कई तरह के टास्क पाइथन से करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस विच इज कॉल्ड एज शेल। अब पाइथन शेल की एक और बहुत अच्छी बात है, आपको अगर पाइथन में किसी भी तरह की क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो आपके बहुत सारे डाउट्स ये शेल सॉल्व कर सकता है। ऐसा करने के लिए पाइथन में हमें सबसे पहले लिखना पड़ता है हेल्प। थोड़ा दिमाग दौड़ाइए, हेल्प के साथ भी पैरेंथेसिस है, तो डेफिनेटली ये एक फंक्शन ही होगा। जैसे ही मैं हेल्प लिखकर एंटर दबाऊंगा, राइट, हम हेल्प मोड में आ जाएंगे। अब मैं पाइथन से बहुत सारी चीजें यहां पर सीख सकता हूं। जैसे आप अगर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से हैं तो आपने कीवर्ड्स का नाम सुना होगा। क्या होते हैं कीवर्ड्स प्रोग्रामिंग में? ऐसे वर्ड्स जो कंपाइलर्स अपने लिए रिजर्व रखते हैं, जिनका वेल डिफाइंड मीनिंग होता है। सी में आपने सुना होगा 32 कीवर्ड्स होते हैं, बट आपने कभी भी उनकी लिस्ट सी लैंग्वेज में प्रिंट करा के नहीं देखा होगा। बुक्स में मिलेगी, इंटरनेट पे मिलेगी, बट सी में कभी कीवर्ड्स की लिस्ट नहीं देख सकते। पाइथन में देख सकते हैं। यहां अगर आप सिंपली टाइप करिए द कमांड कीवर्ड्स, पाइथन आपको अपने पूरे कीवर्ड्स की लिस्ट दिखाएगी। और नोटिस करिएगा पाइथन हैज 33 कीवर्ड्स अवेलेबल। ये 33 कीवर्ड्स की लिस्ट है जो हम अपने कोर्स में कवर अप करेंगे। ऐसे ही मुझे सीखना है इफ का सिंटेक्स पाइथन में क्या होता है। आप सबको बेसिक्स आते होंगे। इफ क्या करता है? कंडीशन टेस्ट करता है। कंडीशन ट्रू है तो इफ की बॉडी रन होती है, नहीं तो रन नहीं होती है। मुझे पाइथन से पूछना है इफ का सिंटेक्स बताओ। आई सिंपली टाइप इफ और पाइथन मुझे इफ का सिंटेक्स जनरेट करके दे देगी। आपको अभी भले ही इसको सिंटेक्स को समझने में दिक्कत होगी, बट जब आप कोडिंग करने लग जाओगे तो समझ में आ जाएगा कि इस हेल्प को हम कैसे कर सकते हैं यूज। ऐसे ही मुझे पाइथन से पूछना है व्हाइल लूप कैसे लिखा जाता है। आई टाइप व्हाइल और पाइथन मुझे व्हाइल का भी दिखा देगी सिंटेक्स। इतना हेल्पफुल, इतना सपोर्टिव पाइथन का ये शेल होता है। बट याद रखिएगा, इस पे बैठकर प्रोजेक्ट्स नहीं बनाए जाते, इस पे बैठकर लंबे चौड़े कोड्स नहीं लिखे जाते, बट छोटे कैलकुलेशंस, छोटे कमांड्स की प्रैक्टिस हम हमेशा कर सकते हैं ऑन दिस थिंग विच इज कॉल्ड एज पाइथन शेल। फाइन। अगर आपको लगता है सर इससे बाहर कैसे आएंगे, ये मोर का क्या है? मोर का मतलब है अभी और हेल्प अवेलेबल है। तो मोर पे अगर आपको जाना है तो स्पेस बार दबाइए, स्पेस बार दबाएंगे तो और टेक्स्ट आ जाएगा। अगर इस हेल्प से बाहर निकलना है तो आप बताइए हम हेल्प पे आए कहां से थे? प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग से। वो 3 ग्रेटर देन को प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग बुलाते हैं। आप हेल्प से बाहर निकलेंगे तो प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग पे वापस चले जाएंगे। हेल्प से बाहर कैसे निकलते हैं? सिंपली स्ट्राइक कर दीजिए एंटर की, हेल्प टर्मिनेट, अब आप वापस आ जाएंगे प्रॉम्प्ट पे। और अगर आपको लग रहा है सर इस शेल को कैसे हटाएंगे, इसको हटाने के लिए लिखेंगे आप एग्जिट। जैसे ही एग्जिट लिखेंगे आप वापस डॉस प्रॉम्प्ट पे चले जाएंगे। गौर करिएगा, पाइथन प्रॉम्प्ट पे आए थे फ्रॉम डॉस प्रॉम्प्ट, तो यहां आपको लिखना है एग्जिट। और नोटिस करिएगा एग्जिट भी अपने आप में एक फंक्शन है, तो पैरेंथेसिस लगेगा। जैसे ही मैं कहूंगा एग्जिट पैरेंथेसिस एंटर, अपन वापस आ जाएंगे सिस्टम 32 में। लेकिन मैंने कहा इसमें कोई बहुत लंबे चौड़े कोड्स नहीं लिखे जाते, बिल्कुल सिंपल सिंपल कमांड्स की अपन कर सकते हैं प्रैक्टिस। और समय समय पर हम शेल को यूज करते रहेंगे कुछ चीजों की हेल्प लेने के लिए, कुछ चीजों की वर्किंग को समझने के लिए। ठीक, ये हुआ आपका पाइथन का इंटरैक्टिव मोड। अब इसमें तो ज्यादा काम हम कर नहीं पाएंगे, हम ज्यादा काम करेंगे विद द हेल्प ऑफ नोटपैड। और ये करने के लिए अब हम सीखते हैं आज के लेक्चर का लास्ट पार्ट कि हम पाइथन को स्क्रिप्ट मोड में कैसे कर सकते हैं यूज। स्क्रिप्ट मोड में यूज करने का बिल्कुल वही मतलब है जो बाकी लैंग्वेजेस में प्रोग्रामिंग का मतलब होता है। आप प्रोग्राम लिखेंगे, प्रोग्राम कंपाइल करेंगे, प्रोग्राम को रन करेंगे। तो पाइथन में स्क्रिप्ट मोड में काम ओवरऑल 3 स्टेप्स में आप करते हैं, लेकिन फिर बता दूं सेकंड स्टेप आपसे हिडन रहेगा। पहला स्टेप होता है
राइटिंग द सोर्स कोड, स्टेप नंबर 1। दूसरा स्टेप होता है कंपाइलेशन ऑफ द सोर्स कोड। तीसरा स्टेप होता है एग्जीक्यूशन ऑफ द कोड। अब मैं आगे बढ़ने से पहले, अगर आप आज का लेक्चर समझ रहे हैं तो आपसे चाहूंगा 2 और 3 को पाइथन की वोकैबुलरी में कन्वर्ट कीजिए। जल्दी बताइए, कोई दूसरी लैंग्वेज होती तो आप यहां बोलते कंपाइलेशन मींस मशीन कोड का बनना, पाइथन में बाइट कोड का बनना। यानी इन पाइथन्स इंग्लिश मैं सेकेंड स्टेप को बोलूंगा कन्वर्जन ऑफ सोर्स कोड, बिल्कुल सही, टू बाइट कोड। कौन करता है? पीवीएम ना, पाइथन का कंपाइलर, बाय पाइथन कंपाइलर। ठीक है। थर्ड स्टेप एग्जीक्यूशन है। पाइथन के वर्ड्स में बोलिए, बाइट कोड का पीवीएम के द्वारा इंटरप्रिटेशन होना ताकि वो रन हो पाए अकॉर्डिंग टू द मशीन। तो हमारा थर्ड स्टेप हो जाएगा इंटरप्रिटेशन ऑफ द बाइट कोड बाय द पाइथन वर्चुअल मशीन। बट ऐसा मैंने कहा, दिस स्टेप will remain hidden from us. ये है पाइथन में आपके प्रोग्रामिंग करने के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेप। इसका इंप्लीमेंटेशन देख लीजिए, फिर आज का लेक्चर हमारा फिनिश। अब ये काम पाइथन में अपन कैसे करेंगे, शुरू करता हूं। सबसे पहले अपन अपने कंप्यूटर में एक फोल्डर डिजाइन कर लें जिसमें हम पाइथन के सारे प्रोग्राम्स सेव करेंगे। ठीक है। पिछले बैच में मैंने फोल्डर बना दिया था, आपके लिए फिर से बना रहा हूं, तो उसे मैंने हटा दिया है। तो अपन F ड्राइव में या C ड्राइव, D ड्राइव, कहीं पे भी बना लेते हैं। फोल्डर का नाम ने दिया माय पाइथन कोड। फाइन। अब इसमें आकर हम पाइथन का अपना पहला प्रोग्राम सेव, कंपाइल और रन करते हैं। जैसा मैंने कहा, हम अभी कोई आईडी तो यूज कर नहीं रहे हैं, तो हम सिंपली ओपन करेंगे नोटपैड, राइट क्लिक, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है। पाइथन में कोई फॉर्मल प्रोग्रामिंग स्टाइल नहीं होता कि सी की तरह पहले मेन बनाओ फिर मेन के अंदर स्टेटमेंट्स लिखो, कुछ नहीं, सीधा अपने स्टेटमेंट्स आप लिख सकते हैं। तो मैंने लिखा प्रिंट आई एम लर्निंग पाइथन, और सेकंड स्टेटमेंट मैंने लिखा प्रिंट पाइथन रॉक्स। ठीक है। और एक चीज सी के बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए, सेमीकोलन, पाइथन में एरर नहीं है, ना लगाना गलत है ना हटाना गलत है, आपकी पसंद, आप चाहें तो लगा दें, आप चाहें तो हटा दें। हाँ, तब सेमीकोलन जरूरी हो जाता है जब आप एक ही लाइन में एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स लिखेंगे। तो अगर आपको लग रहा है सर ये प्रिंट इसके साइड में लिख सकता हूं, लिख सकते हैं, प्रोवाइडेड इस प्रिंट के बाद आप लगा दें सेमीकोलन। सो नॉर्मली इन पाइथन वी राइट वन इंस्ट्रक्शन इन वन लाइन। इफ वी वांट टू राइट टू इंस्ट्रक्शंस इन द सेम लाइन, we have to separate them with the help of semicolon। जबकि सी में आप याद करिए सेमीकोलन इतना रेस्ट्रिक्टिव है कि वो मिस हो जाए तो सी का कंपाइलर दे देता है एरर। ठीक है। तो ये सेमीकोलन अपन हटा देते हैं, लगा भी रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हट भी जाएगा तो फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है। अब इस प्रोग्राम को आपको सेव करना है। फाइल में गए, सेव पे क्लिक करा। सेव करना है आपको उसी फोल्डर में जो आपने अभी बनाया है बाय द नेम ऑफ माय पाइथन कोड्स। प्रोग्राम का नाम मैंने अपनी तरफ से रखा फर्स्ट कोड डॉट पी वाई। दो चीजें नोट करने वाली हैं, ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1, एवरी पाइथन प्रोग्राम मस्ट हैव द एक्सटेंशन पी वाई। नंबर 2, ये डबल कोट इसलिए लगाए गए हैं
क्योंकि जो नोटपैड है वो अपनी तरफ से एक एक्सटेंशन जोड़ देता है विद इज txt। तो अगर मैंने ये डबल कोट ना लगाए होते तो नोटपैड इस फाइल का नाम रखता फर्स्ट कोड डॉट पी वाई डॉट टी एक्स टी और पाइथन पे फिर आ जाती एरर। तो या तो आप टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की जगह यहां से चूज करेंगे ऑल फाइल्स, ऑल फाइल्स, और वो नहीं करना है तो इस पूरे नाम को एनक्लोज करिए विद इन डबल कोट्स। ठीक है, ये करने के बाद आप प्रोग्राम को करेंगे सेव। प्रोग्राम आपका इस फोल्डर के अंदर सेव हो जाएगा विच इज माई पाइथन कोड्स। अब एक बार फिर कमांड पे आइए, राइट। कमांड पे आने के बाद उस फोल्डर में जाइए जहां प्रोग्राम आपने बनाया है। कहां है वो फोल्डर? आप अगर ध्यान से देख रहे हो सिस्टम में एफ ड्राइव में देयर इज अ फोल्डर कॉल्ड माय पाइथन कोड्स। अब पाइथन का प्रोग्राम चलाने का सिंटेक्स, पाइथन का प्रोग्राम चलाने के लिए सिंटेक्स होता है पाइथन स्पेस बार और आपके प्रोग्राम का नाम विद एक्सटेंशन। क्या नाम है? फर्स्ट कोड डॉट पी वाई। तो सिंपली फर्स्ट कोड डॉट पी वाई लिखिए, एंटर स्ट्राइक कीजिए, आपको आपके प्रोग्राम का दिख जाएगा आउटपुट। मैं बार बार आपसे बोल रहा था पाइथन कंपाइलेशन करती है लेकिन आपको कंपाइल्ड फाइल नहीं दिखती। इसके प्रूफ के लिए चलिए अपने फोल्डर में, अगर सी होती तो यहां आपको डॉट टीएक्सटी बनी हुई दिखती, पाइथन में नहीं दिखेगी क्योंकि पाइथन आपसे बाइट कोड छुपा लेती है। इनफैक्ट वो हटा ही देती है जब आप इस कोड के अंदर जनरेट करवा रहे हो बाइट कोड। ठीक, ये कल के लेक्चर में मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कैसे हम यहां पर देख सकते हैं बाइट कोड बन रहा है। अभी आपको सिर्फ एक चीज दिखेगी, आपका बनाया गया सोर्स कोड। ठीक है, इतनी प्रैक्टिस आपको करनी है